चलें जी, let's begin with this question now. Highlight Hotels Limited, Highlight Hotels is a listed hotel chain located in the country of D-Land. इस country की बात हो रही है D-Land, ठीक है? D-Land has developed economy which has experienced strong growth in the last 15 years. Developed economy, strong growth in the last 15 years. अगर आप सोचो तो ये पेस्टल एनालिसिस में इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा जुमला है. अभी तो हमें नहीं पता कि सवाल की रिक्वायरमेंट में क्या है, लेकिन अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट में पेस्टल एनालिसिस होता तो मैं अपने एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर लेता. Strong growth in the last 15 years. D-Land also has a highly developed tourism industry. इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी बड़ी स्ट्रांग है, तभी जो है वो बहरहाल होटल का बिजनेस काफी हद तक कामयाब चल रहा होगा. टूरिज्म इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में जो मरी के अंदर सलूक हो रहा है इस तरह का हो तो फिर कोई भी यहाँ पे आना और जाना पसंद जो है वो बहरहाल नहीं करेगा. मेरा ख्याल है इस दफा जो ये इंसिडेंट हुआ है मरी के अंदर, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को डिग्रेड या यू करो डिस्करेज करेंगे कि वो इस तरह की जगहों पर जाएं जहाँ पे ऐसा सलूक जो है वो किया जाता है. 50,000 रुपए कमरे के यार ज्यादती है. खैर, highlights competitive advantage is built on its highly competitive pricing strategy. Advantage is built on its highly competitive pricing strategy, and this has been a significant factor in its current position as the leading hotel brand in D-Land. तो जो हम capabilities और resources की बात कर रहे थे, इनकी एक अच्छी capability ये है कि बड़ी जबरदस्त किस्म की pricing strategy रखते हैं और इसकी वजह से ये बड़ा एक लीडिंग ब्रांड बना हुआ है. Highlight normally attracts those travelers seeking no frills accommodation at a reasonable price and as such is referred to as a budget hotel chain. नए आने वालों के लिए काफी सस्ता पड़ जाता है. Every Highlight hotel room provides an in-suite bathroom, TV and free Wi-Fi internet access, and each hotel offers a complimentary breakfast service. ये भी ये प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा बाथरूम, टीवी, फ्री वाईफाई, इंटरनेट एक्सेस, ये सारी चीजें जो है वो बहरहाल प्रोवाइड करते हैं. At the same time, however, hotels do not provide additional services such as bar, restaurants, and leisure facilities. Every Highlight hotel has a similar layout and design and are mostly located at airports, city center locations, and close to major transport routes, such as D-Land's main road networks and train stations. ये इनकी सबसे बड़ी strength है. This is basically their largest strength. जबरदस्त तरीके की लोकेशंस पे ये ऑपरेट कर रहे हैं और लोकेशंस के साथ साथ जो है वो काफी हद तक ईज आसानी पहुंचाते हैं अपने कस्टमर्स को लोकेशन वगैरह के एतबार से. रोड नेटवर्क्स बिल्कुल इनके पास हैं, ट्रेन स्टेशन इनके पास है. किसी को पता है आप लोगों में से किसी को पता है कि दुबई में टैक्सी अफोर्ड करना सस्ता है नहीं है? किसी को आइडिया है? दुबई टूरिज्म के लिए एक बहुत प्रीमियम जगह है और काफी पसंद की जाने वाली है, अक्सर लोग जाते हैं. किसी को आइडिया है दुबई में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आप में से कोई गया हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे. प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ. दुबई का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो उसकी मेट्रो नेटवर्क है. रेड लाइन और ग्रीन लाइन, दो लाइंस हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की मेट्रोज उसके ऊपर चलती हैं. आपको दुबई में कहीं भी पहुंचना है आप उस मेट्रो के थ्रू पहुंच सकते हैं, अनलेस कि आप किसी बहुत ही दूर के इलाके में जा रहे हैं जहाँ मेट्रो अवेलेबल नहीं है. वहां जो भी लोग रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं वो होटल मेट्रो के पास लेते हैं, क्योंकि टैक्सी इंतहाई महंगी है दुबई में, इंतहाई महंगी है. हालांकि तेल सस्ता है लेकिन टैक्सी बहुत महंगी है. टैक्सी वहां पे एक लग्जरी सर्विस है. मतलब आप अगर दुबई में भी अमीर है ना, एक तो है कि आप पाकिस्तान में अमीर है, अगर आप पाकिस्तान में अमीर है तो यकीनन आप दुबई में जाते ही मिडिल क्लास वाले लेवल पे आ जाएंगे. लेकिन अगर आप दुबई में अमीर है तब आप दुबई में टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं. वरना जिस बंदे की 15,000 रियाल, जो समझ लो कि 15,000 दिरहम वहां के हिसाब से सैलरी हो, वो भी महीने की 2-3 हजार की टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता. एक जगह से दूसरी जगह जाने में 100-150 ऐसे लग जाते हैं यूं, मतलब सोचता भी नहीं है बंदा, और 100 दिरहम तो आपका बिल वैसे ही बना हुआ होता है. तो वो मेट्रो नेटवर्क बेसिकली इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो पूरे दुबई का एक्सेस प्रोवाइड करता है. और मेरा ख्याल है कोई 2.5 दिरहम में या 7.5 दिरहम में, आई गेस 7.5, 2.5 से 7.5 की रेंज है. मिनिमम 2.5-3 लगता है, मैक्सिमम 7.5 दिरहम लगता है. मैं 2018 में गया था तब यही रेट्स थे. इतने में आप बहुत लंबा सफर जो है मेट्रो के अंदर तय कर सकते हैं. बिल्कुल प्रीमियम सर्विसेज मेट्रो की होती हैं, साफ सुथरी बैठने की जगह, प्रॉपर एनवायरनमेंट, लोग तमीज के, फाइन वगैरह की जो है वो पॉलिसी होती है, कोई नॉन कॉम्प्लाइंसेस नहीं हो सकती, कोई आपको तंग नहीं करेगा. बड़ा अच्छा एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है मेट्रो का. तो जो लोग रहने जाते हैं मेट्रो के करीब होटल्स ढूंढते हैं, तो उन होटल्स की बड़ी अच्छी सेल होती है जो मेट्रो के पास है. तो बर दुबई हो गया, बर्शा हो गया, फिर उसके बाद बर्शा में मॉल ऑफ एमिरेट्स से बेसिकली बर दुबई, सारी इन सब के पास जो है मेट्रो का एक्सेस है.
और डेरा वगैरह, इन सबके पास मेट्रो का एक्सेस है। जहां आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी हो, इस तरह की कोई चीज करनी हो, बड़ा आराम से लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। और होटल्स के किराए बड़े अच्छे होते हैं जो मेट्रोस के करीब होते हैं, और मेट्रो से काफी उनको हद तक जो है एक्सेस किया जा सकता है। सो यही वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई कंपनी की कंपेरेटिव एडवांटेज ये है कि इसके पास ये तमाम रोड नेटवर्क्स और ट्रेन स्टेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है। हाईलाइट वाज फाउंडेड अबाउट 40 years ago, काफी पुरानी कंपनी है, बिगिनिंग विद 2 hotels in the capital city of D-Land. Since then it has grown significantly, operating 510 hotels, approximately 46,000 rooms by the end of the 2017-18 फाइनेंशियल ईयर। कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड इज 30 जून। ठीक है, बड़ा अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं 40 साल से। इसके अलावा जो है वो एट द सेम टाइम इनकी 510 होटल्स हो चुकी हैं, तकरीबन 46,000 कमरे हो चुके हैं 2017-18 के एंड में। It is now the largest hotel chain in terms of number of hotels in D-Land. D-Land के अंदर सबसे ज्यादा hotels इनके पास है। Since it was founded, all of Highlight's growth has been achieved organically within D-Land, with investment being gradually made in new Highlight branded hotels each year throughout D-Land. Although it is currently the leading hotel brand in D-Land in terms of market share, Highlight faces fierce competition from several home-based and international hotel chains. अली इशफाक, अभी 10 मिनट पहले हमने नमाज के ब्रेक के बारे में बात की है, 10 मिनट पहले। सो अच्छी खासी कंपेरेटिव एडवांटेज इनको हासिल है। अच्छी खासी कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो इनको हासिल है। इनके कंपेरेटिव एडवांटेज के अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं। इनकी प्राइसिंग बड़ी बेहतरीन है। ठीक है, इनकी सर्विसेज बड़ी बेहतरीन है। इनके नेटवर्क में फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, करीब है नेटवर्क, सारी चीजें रोड नेटवर्क वगैरह करीब है, फैसिलिटीज वगैरह अच्छी हैं। एट द सेम टाइम ये ऑर्गेनिकली ग्रो करते आ रहे हैं, यानी बहुत तवील अरसा इन्होंने लगाया है, सब्र के साथ जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते आ रहे हैं, अपनी चीजें उन्होंने कंसिस्टेंट रखी हैं। इसके बावजूद इनको एक फेयर्स कंपटीशन फेस करना पड़ता है। स्टिल ये एक फेयर्स कंपटीशन को फेस करते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल फेस करेंगे। कराची में आप देख लें, मूव एंड पिक और पीसी आमने सामने, तो क्या ये कंपटीशन नहीं फेस करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब क्रिसमस के हॉलीडेज, इस तरह की ट्रैवलिंग के डेज आते हैं, कराची में बहुत ज्यादा आना जाना लोगों का ईद वगैरह के दिनों में बढ़ जाता है, तो ये प्राइसिंग एक दूसरे को देख के कर रहे होते हैं। सुबह में पता चल रहा होता है कि इस होटल ने इतनी प्राइसिंग रखी है, आपने इतनी रखी है, वो मिला के कार्टल बना के जो है वो काम कर रहे होते हैं। बड़ा एक बेहतरीन कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ता है, इससे ये इंप्रूव भी करते हैं। In the last 10 years, Highlight has made significant investment in web-based technology. Technology में भी इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की है, which has resulted in over 75% of room bookings in the 17-18 financial year being completed through Highlight website. Highlight operates with low numbers of staff in each hotel, but the staff in these hotels is highly trained to provide excellent customer service. कम सर्विसेज रखी है, मतलब लोग रखे हैं लेकिन सर्विसेज बड़ी अच्छी है। Highlight values its staff highly, strongly committed to staff development and retention, pays above the D-Land national minimum wage in order to encourage staff commitment and loyalty. ठीक है, you're a business senior analyst working within the business analysis department of Highlight. You report to the chief business analyst, who reports directly to the finance director on a wide range of business and strategic issues. The following exhibits should undertake the task asked by you by the chief business analyst and the finance director. हमारे काम के सिर्फ 2 एग्जिबिट है यहाँ पे, तो मैंने 2 ही इंक्लूड किए हैं। बाकी जो एग्जिबिट्स हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए दिए हैं जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये जो एग्जिबिट्स है ना, ये मर्जर और एक्विजिशन के ऊपर है। एक कंपनी को एक्वायर करने की बात की गई है, तो वो बेसिकली आपका बीएफडी वाला एरिया है, एनपीवी वगैरह ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम एग्जिबिट 1 और 2 के ऊपर फोकस करेंगे, और अब हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है। The board of Highlight is currently looking to develop the Highlight business model in Zealandia, a developing country with good growth potential. अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और एक और मुल्क के अंदर जाने चाह रहे हैं। ये भी गालिबन एक यूरोपियन कंट्री ही मालूम होती है। डेवलपिंग कंट्री विद गुड ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी है। However, as operating in a different country would be a new strategic direction for Highlight. The finance director has stated that before any such strategy is considered, it is important to understand the key factors in its home country of D-Land which have driven Highlight's success. ये कह रहा है भाई, वहां जाने से पहले आप ये इवैल्यूएट कर लो कि आपको यहाँ पे सक्सेस किसकी वजह से मिली थी। आपको यहाँ पे सक्सेस जो है वो किस वजह से मिली थी, वो कौन सी वजह थी जिसकी बिना पे आपको यहाँ पे सक्सेस मिली। तो ये वाली बात जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। At the same time required में कहता है, the chief business analyst has asked you to prepare briefing notes for the finance director. Finance director के लिए briefing notes बनाने for consideration the next board meeting, which discusses the key factors which have enabled Highlight to be successful in its country of homeland.
अपने कंट्री ऑफ होमलैंड में कैसे ये इतना आगे बढ़े, यानी किसकी बात हो रही है, डी लैंड की बात हो रही है। कैसे ये इतना आगे बढ़े ये आपको बताना है। फैक्टर्स which have enabled highlight to be successful in its home country, ठीक है। मुझे बताओ ये रिक्वायरमेंट में किस मॉडल को रेफर कर रहा है एग्जैक्टली exactly? जी भाई, एनीवन एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है, ये पेस्टिल एनालिसिस की बात कर रहा है, एनवायरमेंट के एनालिसिस की बात कर रहा है, ये इस बारे में बात कर रहा है कि भाई लोकल इंडस्ट्री में हम इतना मजबूत कैसे, एक्सीलेंट यार, अमीन एक्सीलेंट सर, ये डायमंड की बात कर रहा है। सर्वर वेरी गुड वेरी गुड, दो लोगों ने पिक कर लिया, मुर्त रजाक बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। पॉटर्स डायमंड की यहाँ पे बात हो रही है कि अपने होम कंट्री में, अपने होम कंट्री में ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, अपने होम कंट्री में ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। इस सक्सेसफुल होने के लिए हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स पढ़े थे। एक, फैक्टर कंडीशंस, दूसरा डिमांड कंडीशंस, फिर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एट द सेम टाइम फर्म स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। फर्म स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, यहाँ पर आपके सामने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन ये आर्टिकल चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से है कि भाई हमने बड़ा अच्छा ग्रो किया है, हमारी सेल्स बहुत अच्छी ग्रो की हैं, इतने लोगों को हमने सर्व कर लिया है, इतने हमारे होटल्स हैं, इतनी हम ग्रोथ ले आए, ये नंबर्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कंपनी के जो है वो बताए गए हैं कि भाई शेयर होल्डर्स को कितनी रेवेन्यू ग्रोथ, 9.1% की ग्रोथ दी, स्टाफ रिटेंशन की 52% है, लोग छोड़ छोड़ के जा नहीं रहे, ये ट्रेनिंग्स देते हैं अपने लोगों को, कस्टमर्स इनकी कमिटमेंट अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 91.6% है, कस्टमर रिटर्न विजिट्स 47% है, 2.4% रिडक्शन है CO2 एमिशंस में, ये इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, रिसाइकलिंग वगैरह कर रहे हैं, और फ्यूचर में दूसरे ममालिक की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ हमें इसकी रीडिंग की जरूरत नहीं है एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 की। हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये हम भारत बैकग्राउंड से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहरहाल चंद एक और एग्जिबिट्स के लिए इतनी ज्यादा डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी और अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताया था, लेकिन जो चीज हमें यहाँ पे करनी है, मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पिक नहीं की, उसके लिए हमने जितना बैकग्राउंड पढ़ा है ये बैकग्राउंड हमारे लिए काफी है। अब हमें ये सोचना है कि ये 4 पॉइंट्स इस गिवन बैकग्राउंड और गिवन इन्फॉर्मेशन में कैसे पूरे हो रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सवाल की रीडिंग मुकम्मल कर ली है। अब मैं तुम लोगों को असर की नमाज का ब्रेक और इसको अटेम्प्ट करने का टाइम ये दोनों दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 4:58 तकरीबन मेरे पास हो रहे हैं। अब मुझे बताओ कि हमें यहाँ पे कितना टाइम चाहिए होगा असर की नमाज और उसका मिलाकर। वो 20 मिनट्स भी इनफ, 5:20 पे रिज्यूम कर सकते हैं। 20 मिनट्स भी इनफ। उबैद बिल्कुल लिख सकते हैं, आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन ये होम कंट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, जो होम कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप ये वाली चीजें भी बता सकते हैं। एट द सेम टाइम कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ्स क्या क्या रही, कि किन किन जगहों पे कंपनी केपेबल थी, बड़े अच्छे रिसोर्सेज थे उसके पास, ये भी आप बता सकते हैं। दोनों चीजें हैं इसके अंदर। ये जो वर्ड होम कंट्री है ना, कि भाई सक्सेसफुल इन इट्स होम कंट्री, जो कंपनी की अच्छी अपनी चीजें अपनी बातें हैं, वो तो चलो ठीक है कि समझ आता है, वो तो फिर किसी भी मुल्क में होते तो कामयाब हो जाते हैं। डी लैंड के अंदर ही क्यों इतने ज्यादा कामयाब हुए, तो आप पोर्टस डायमंड से कनेक्ट करके बताएंगे, क्लियर होता है। चलो हम 5:20 तक जो है वो रिज्यूम करते हैं। बेशक बुलेट पॉइंट्स में अपने पास लिख लो, बहुत ज्यादा डिटेल ड्राफ्टिंग अगर टाइम नहीं भी मिलता, 5:20 तक हम रिज्यूम करते हैं, 5:20 5:22 तक। तो फिर जो है वो उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसके सोल्यूशन को जो है वो बहरहाल डिस्कस करते हैं। कोशिश करें जो आप लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं वो चैट पे पेस्ट कर दें, तो हमें काफी हद तक उसके हवाले से जो है वो आसानी हो जाएगी, हम उसको पढ़ लेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है जी, चलिए नमाज पढ़ के आ जाएं और इसको अटेम्प्ट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं बात। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो है वो बात कर रहे थे। सोल्यूशन का मैंने आप लोगों को टाइम दिया, असर की नमाज का हमने ब्रेक लिया, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो डिस्कशन को बढ़ाते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पोर्टस डायमंड के अंदर हमारे पास वो कौन सी 4 चीजें थी। ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस,
फर्म स्ट्रैटेजी इन रिलेटेड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो हम यहाँ पे 4 चीजें बना लेते हैं। फैक्टर, डिमांड, सपोर्टिंग इंडस्ट्री एंड एट द सेम टाइम फर्म स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे, जो जो की पॉइंट्स जहां पे फॉल करते हैं वहां पे उन्हें इंक्लूड करेंगे, और फिर आप अपने सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे कि आपने किन पॉइंट्स को मेंशन किया है। देखो, चैलेंज अंग्रेजी नहीं है, चैलेंज का जो एलिमेंट है वो अंग्रेजी का नहीं है, वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंग्लिश लिखना नहीं आती है, वोकैबुलरी आपकी जो है वो वीक है, वो सही है, लेकिन आप क्या राइट चीज डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक सपोर्टेड इंडस्ट्री है या रोड नेटवर्क एक सपोर्टेड इंडस्ट्री है, तो फिर सही बात है। चाहे आपने अपने अपने अल्फाज में लिखा हुआ, एग्जामिनर असिस्टेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हो, तो पहले हम डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें एप्लीकेशन अच्छे से आ जाए कि इन चारों चीजों में इंक्लूड क्या क्या था। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक जगह पे समराइज्ड वर्जन इसका लिखा था। यस, सो फैक्टर कंडीशंस के अंदर आ जाता है फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज स्किल्स, मोटिवेशन, प्राइस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, नॉलेज दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें फैक्टर में आ जाती हैं। डिमांड कंडीशंस में आपके पास चीज की डिमांड मौजूद है या नहीं, रिलेटेड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज के अंदर उससे मिलती जुलती जो सपोर्टेड इंडस्ट्रीज है, सप्लायर्स और इन सारी चीजों की, वो मौजूद है या नहीं, और दूसरे राइवलरी वाले प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीजें जो है वो मौजूद है या नहीं। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकली हमारे इस सोल्यूशन के ऊपर। हमारे सोल्यूशन को अगर हम देखें तो हाईलाइट होटल्स इज अ लिस्टेड होटल चेन लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ डी लैंड। डी लैंड एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। सर सबसे पहले बताइए, डेवलप्ड इकोनॉमी हमारा कहाँ पे फॉल करेगा? एक डेवलप्ड इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है टूरिज्म की इंडस्ट्री के लिए। पाकिस्तान में टूरिज्म है लेकिन हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं है, इसके रिजल्ट में लोग इतना ज्यादा टूरिज्म को यहाँ पे फरोग दे ही नहीं पाए। हमारा टूरिज्म हमें वो पैसे दे ही नहीं पाता। दुबई का टूरिज्म कामयाब है क्योंकि वहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे रॉ रूल एंड रेगुलेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सही तरीके से काम करती है, टूरिज्म सेफ है वहाँ पे। आप काफी हद तक दुबई के अंदर सेफ है। तस्वुर नहीं है कि रात को 4 बजे आप कहीं से गुजर रहे हो और इस तरह की कोई बात आ जाए। सर फैक्टर कंडीशन में ये बात आएगी। एक्सेलेंट पॉइंट। तो फैक्टर कंडीशन के अंदर ये आ जाती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डी लैंड, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक growth of D-Land, providing financial support to the company, providing strong financial ground for the company। अब देखो बिल्कुल पिक पॉइंट, जो काम का पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके आगे आप इज, एम, दा, आर ये थोड़ा बहुत लगाएंगे, जुमला बन जाएगा। मेन आइडिया पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आइडिया पॉइंट यही है और ये इसी तरह सोल्यूशन बनता है। अगर आप आइडिया पॉइंट सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप सोल्यूशन सही आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आइडिया पॉइंट ही आपका सही नहीं है तो आपका सोल्यूशन भी बहरहाल उस हिसाब से सही नहीं होगा। विच हैज ए हाईली डेवलप्ड टूरिज्म इंडस्ट्री, एक रिलेटेड इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई से टूरिज्म की इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटलिंग, प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी एंड होटलिंग। लोग सबसे ज्यादा होटल्स में आते ही तब है जब किसी जगह की टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी बेहतरीन किस्म की हो। आप आज मरी में, हुंजा में, गिलगित में, स्कर्दू में, पासू की तरफ, इन जगह पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी या होटल भी खोल के बैठ जाए और वहां पे आप रख लें तो एक अच्छी कमाई, एक अच्छा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो बन जाता है। रीजन बीइंग टूरिज्म सपोर्टिंग जो है वो बेसिकली आपका रेवेन्यू है। टूरिज्म इन स्ट्रॉन्ग है तो आपका रेवेन्यू भी भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग है। Company's competitive advantage built on its highly competitive pricing strategy, and this has been a significant factor in its current position as the leading hotel brand in D-Land। ये बातें चाहें तो आप फैक्टर कंडीशंस में जो है वो लिख सकते हैं कि कंपनी के पास एक बेहतरीन कंपेरेटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा बहुत ज्यादा बेहतर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, होटल्स बनाने का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है। ठीक है, एक जबरदस्त किस्म की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इनके पास मौजूद है। ठीक है, फैसिलिटीज एग्जैक्ट कोट एंड कोट कर दो, जो सवाल में फैसिलिटीज दी हुई है वही बता दो। फैसिलिटीज इन्होंने बहरहाल अच्छी दी हुई है, ये सारी चीजें। और डिमांड वाली जगह पे आप लिख सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द होटल्स बाय द
टूरिस्ट। जो आपके टूरिस्ट हैं सबसे ज्यादा, वही लोग इन होटल्स का और इन सारी चीजों की जो है वो डिमांड पेश करते हैं। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं होती तो फिर इस होटल का पूरा मामला जो है वो नहीं होता। सर फर्म स्ट्रैटेजी में भी तो फॉल कर सकता है ना ये, दिस इज द स्ट्रैटेजी दे आर अडॉप्टिंग। स्ट्रक्चर है वो, मेरा ख्याल है वहां पे स्ट्रैटेजी वर्ड नहीं है, फ्रॉम फर्म स्ट्रक्चर और राइवलरी है आई गेस। देखो यहाँ पर इस तरफ कह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अनकोटेड कंपनीज हैं या कोटेड कंपनीज है, वो जो स्ट्रैटेजी का वर्ड है ना, कोटेड अनकोटेड के लिहाज से कि तुमने लिस्टेड कंपनी बनाई है, प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई है, या लेट्स से एट द सेम टाइम जो है वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है, ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद तुम्हारा टाइम होराइजन, लीगल स्ट्रक्चर, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए बना रहे हो, जेवी बना रहे हो, जॉइंट वेंचर बना रहे हो, या कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप नहीं कंपनी बना रहे हो, तो कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इस तरह की चीजें बैलेंस में देखी जाती है। ठीक है ना, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, कंपेरेटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज सिग्निफिकेंट फैक्टर ये हो गया। डील एंड हाईलाइट normally attracts those travelers with no frills accommodation at a reasonable price, such as is referred to as budget hotel chain। ये budget hotel chain इनका होना प्राइसिंग में बहरहाल ये हो चुका है। सस्ते होटल्स इन्होंने बनानी है, जैसे इंडिया में ओयो है आई गेस, ओयो नाम है या ओला नाम है, नहीं नहीं ओला उनका टैक्सी सर्विस है, ओयो है बेसिकली, ओयो के नाम से। Highlight was founded 40 years ago, beginning with 2 hotels in the capital city of D-Land. Since then, it has grown significantly, operating 510 hotels by the end of 1718. It is now the biggest, largest hotel chain in D-Land. Since it was founded, all of growth has been achieved organically with D-Land, with investment being gradually made in new Highlight branded hotels. यहाँ पर आप लिख सकते हैं availability of investments. Availability of investments whenever growth was needed। जब भी आपकी ग्रोथ की आपको जरूरत थी कि कुछ नया खोलना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो मौजूद थी, ऑर्गेनिकली आप ग्रो करते चले गए, ऑर्गेनिकली आप ग्रो करते चले गए। सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर जो है वो इस चीज का आ जाता है। Although it is currently the leading hotel brand in D-Land in terms of market share, Highlight face fierce competition। सर यहाँ पे आएगा fierce competition, बहुत ज्यादा राइवलरी ये महसूस कर रहे हैं, इनके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि वहां और भी लोगों ने होटल्स खोले हुए हैं, ये अकेले बहरहाल होटल के अंदर जो वो ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। फियर्स कंपटीशन फ्रॉम सेवरल होम बेस्ड एंड इंटरनेशनल होटल चेन्स। मुझे बताओ होम बेस्ड चेन कोई ऐसी है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, कोई मुझे बता सकता है कौन सी ऐसी होम बेस्ड चेन है जहां पे आप घर किराए पे जो है वो ले सकते हैं? बड़ा एक मशहूर सा नेटवर्क है, क्रिकेट मैचेस में अक्सर आप लोगों ने उनके एड्स देखे होंगे ग्राउंड के अंदर। हाँ भाई, एनीवन? Zameen.com, ला हौल वला कुव्वत मियां, Zameen.com पे होटल मिलता है? ये होटल की बात हो रही है, टूरिस्ट लोगों की बात हो रही है भाई। क्या कर रहे हो? Zameen.com पे तो बेचने खरीदने के लिए और रेंट के लिए घर मिलता है, तो रहने के लिए होता है, टूरिस्ट के लिए थोड़ी होता है। हफ्ते के लिए रेंट, एक हफ्ते के लिए मुझे कभी भी नहीं मिलेगा कमरा Zameen.com पे, जहां तक मेरी नॉलेज है। अब उन्होंने कुछ नया लॉन्च कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। यार तुम लोगों ने एयरबीएनबी का नाम नहीं सुना? ऐसा कैसे हो सकता है यार? एयरबीएनबी को भी इतनी अच्छी वो मिली थी, लोकल से मुराद लोकली लोग यूज करते हैं, पाकिस्तान में लोग यूज करते हैं एयरबीएनबी को, इस्लामाबाद से लोग यहाँ कराची आते हैं एयरबीएनबी यूज करते हैं, यहाँ पे घरों मतलब जो कमरा वगैरह रेंट पे चाहिए होता है वो रेंट पे ले लेते हैं। होटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपेरेटर ही तो है एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी बेसिकली होटल इंडस्ट्री का ही सबसे बड़ा कंपेरेटर है ना। पहले लोग होटल में जाके ठहरते थे, एयरबीएनबी ने उनको वो सोल्यूशन दे दिया कि भाई जिनके कमरे फारिग पड़े हैं वहां पे पेइंग गेस्ट बन जाओ। पेइंग गेस्ट का मॉडल उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया ना। पेइंग गेस्ट क्या होता था कि जो पैसे देगा, ऐसा मेहमान जो पैसे देगा, दैट वाज पेइंग गेस्ट। मूवीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट सुना था मैंने, कभी जिंदगी में ना कभी किसी को पेइंग गेस्ट रखा, ना मैं कहीं पर रहा, लेकिन भारत एयरबीएनबी ने ये फैक्टर्स और सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल किया था लोगों ने जब पिछले 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले कराची में बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी। लोग ऑफिस से घर ही नहीं गए थे, जिनके ऑफिस सीवीयू, डिफेंस, क्लिफ्टन इनके आसपास थे, इन्होंने एयरबीएनबी से ही छोटे छोटे हाउसेस को रेंट कर लिया था या कमरों को रेंट कर लिया था,
कि भाई हम यहाँ पे रह लेते हैं, पानी बहुत ज्यादा है, घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। खुद मेरे अपने बैचमेट के साथ ये हुआ था। ही वॉज एट एंग्रो आई गेस, एंग्रो वहीं सीवीयू के बिल्कुल पास जो कमर्शियल टावर्स बने हुए हैं, उन टावर्स में से एक बिल्डिंग के अंदर है। वो उसने कहा मैं घर नहीं पहुंच सकता, घर मेरा ख्याल नॉर्थ नाजिबाद में था उसका, तो मैं नहीं पहुंच सकता भाई, बहुत पानी है, जान जाने की और गाड़ी जाया करने वाली बात है। एयरबीएनबी पे कमरा बुक किया और वहीं पे करीब में गेस्ट हाउस था, वहां पे जाके जो है वो स्टे किया। सो बहरहाल इट्स वन ऑफ द गुड एप्लीकेशंस जो लोकली यूज की जाती है, इंटरनेशनली यूज की जाती है। और मैंने बोला भी कि क्रिकेट मैचेस में आप लोगों ने इसका ऐड देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान का कोई लोकल कंपनी तो ऐसी है नहीं कि इतना बड़ा जो है वो ब्रांड कैंपेन चला दे कि क्रिकेट मैच में आ जाए। बहरहाल एयरबीएनबी के लिए ये हिंट इसीलिए दी थी। चले जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे होम बेस्ड और इंटरनेशनल होटल चेंज के साथ इनका कंपटीशन है। कंपटीशन में दो चीजें, होम बेस्ड, ये सब आपने अपने आंसर के अंदर मेंशन करना है। इंटरनेशनल चेंज, बस इसके आगे आधा एम लगेगा और ये सेंटेंस बन जाएगा। बात आप यही बताएंगे इसके अंदर, बात आप यही बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कैफ वैफ कर चुके हो, तो इतना मसला चीजों को एक्सप्रेस करने में होना नहीं चाहिए। अगर एक्सप्रेस करने में अभी भी मसला होता है तो खैर तुम लोगों को लगेगा मैं बहुत ज्यादा कोई लेकिन चलो मैं मशवरा दे देता हूँ, वैसे रिकॉर्डिंग के ऊपर है। यार एसएटी का अगर तुम लोगों ने नाम सुना हो ना, सैट वगैरह का, इनकी बुक्स होती है इंग्लिश की, उसके अंदर ना बहुत सारी वोकैबुलरी भी मौजूद होती है और ऐसे राइटिंग वगैरह के ऊपर अच्छा मटेरियल मिल जाता है। तो चाहो तो ऐसे राइटिंग को थोड़ा रेफर वहां पे कर लो। हमारी ड्राफ्टिंग की एक दफा की मेहनत होगी 2-3 महीने की, जान छूट जाएगी पूरे सीए में। मुझे याद है मैंने मर्केंटाइल लॉ बहुत लिखा था, बहुत लिखा था मर्केंटाइल लॉ, मतलब आपकी सोच है इतना मैंने जो है वो लॉ लिखा था और बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस की थी। अल्लाह का शुक्र मर्केंटाइल लॉ मेरा पहली अटेम्प्ट में निकला, उसके बाद टैक्स मेरा पहली अटेम्प्ट में निकला। कॉर्पोरेट लॉ जो डी कंपनी लॉ डी में होता था उसको मॉड्यूल डी में, कंपनी लॉ पहली अटेम्प्ट में निकला। मॉड्यूल ई में कॉर्पोरेट लॉ अल्लाह का शुक्र है पहली अटेम्प्ट में निकला। और जो मॉड्यूल एफ में टैक्सेशन एक दफा रुका था वो प्रैक्टिकल की वजह से रुका था, मतलब 5 पेपर में दे रहा था तो सही से पढ़ नहीं पाया था टैक्स को, कुछ लॉज वगैरह चीजें नहीं करके आया था, वीएफडी मैक निकल गया था। वो एक टैक्स बैरल जो भी रुका था, इसके अलावा थ्योरी के सब्जेक्ट्स ने अल्लाह का शुक्र इतना तंग नहीं किया। तो एक दफा की मेहनत है, कर लो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस, 2-3 महीने लगेंगे। रात में एक ऐसे लिखने की आदत रख लो और फिर उसको कंपेयर कर लो किसी किताब के साथ कि तुम कैसा लिख रहे हो, किताब कैसे सिखा रही है। जिंदगी भर की तुम्हारी ड्राफ्टिंग के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। की पॉइंट्स ये हैं, इनको जुमलों में कन्वर्ट करके आपने बहरहाल जो है वो इनको मेंशन करना है। ठीक है, फिर कहते हैं इन द लास्ट 10 years हाईलाइट हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ये फैक्टर कंडीशंस में आएगा। ठीक है, स्टाफ कम है, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है, ये भी आ जाएगा। हाईलाइट वैल्यूज स्टाफ हाईली स्ट्रांगली कमिटेड टू स्टाफ डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ट्रेनिंग वगैरह, ये चीजें आप फैक्टर कंडीशंस के अंदर डाल सकते हैं कि भाई आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, स्टाफ को आप ट्रेन कर रहे हैं अच्छा। और फिर ट्रेनिंग देने के लिए सिर्फ ये नहीं, अच्छा स्टाफ का होना भी अपने आप में एक फैक्टर कंडीशन है। मतलब वो टैलेंट भी तो उस शहर में होना चाहिए ना, उस जगह पे वो टैलेंट भी होना चाहिए, वो एवेन्यूज भी होने चाहिए। इस्लामाबाद से बहुत सारे लोग कराची से इसलिए काम करने आते हैं क्योंकि वहां पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है, सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, सारे कॉर्पोरेट ब्लॉक्स हैं, फैक्ट्रीज नहीं है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ इस्लामाबाद मेन स्ट्रीम इस्लामाबाद में नहीं हो रही। तो जिन लोगों को ऑन फील्ड काम सीखना होता है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, जैसे टेक्नीशियंस हो गए, जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए, ये अमूमन या तो आपकी डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, यहाँ जो फैक्ट्रीज लगी हुई है वहां जाते हैं, या एट द सेम टाइम रहीम यार खान जाते हैं, या एट द सेम टाइम ठट्टा सखर के एरिया में जो इंडस्ट्री लगी है वहां जाते हैं, कराची आते हैं। कोटरी का जो बिराज वाला एरिया है वहां पर जो है वो इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा लगी हुई है, फिलिप मॉरिस कोलगेट इनकी फैक्ट्रीज वहां पे थी। मैं स्टॉक आउट पे गया था तो मैं देखा था लाइन से कंपनीज लगी हुई है। फिर पोर्ट कासिम कराची का एक बड़ा मशहूर इलाका, पहले कराची से बाहर हुआ करता था बंदर, यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज जो है लाइन से लगी हुई है। तो वो टेक्निकल ग्राउंड के लिए आपके पास स्टाफ यहाँ अवेलेबल है। कराची में इंडस्ट्री इसीलिए इतनी फ्लरिश कर गई क्योंकि लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हुआ हुआ है। इस्लामाबाद में सारा ब्यूरोक्रेटिक है, सारा ब्यूरोक्रेट है, तो वहाँ पे सारे हेड ऑफिस हैं। यूफोन का हेड ऑफिस आपको वहां मिलेगा, मुख्तलिफ कंपनीज के आपको हेड ऑफिस वहां मिलेंगे, क्योंकि वहाँ मेन ब्यूरोक्रेसी और सारे ये ब्यूरोक्रेटिक मैटर्स जो है वो किए जाते हैं। तो स्टाफ की अवेलेबिलिटी होना अपने आप में एक फैक्टर कंडीशन है कि भाई कंपनी के पास एक अच्छा स्टाफ अवेलेबल है, टैलेंटेड स्टाफ इज अवेलेबल, इज अवेलेबल। अगर स्टाफ ही आपके पास टैलेंटेड नहीं हो, अब जैसे यूके में हुआ था कुछ टाइम पहले, किसी को पता है यूके में कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, क्या चीज की कमी पड़ गई थी बहुत ज्यादा कोविड के बाद? डज एनीवन नो?
ला हौल वला कुव्वत। यूके में ट्रक ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स की कमी हो गई थी, ये पता है? ऑनेस्टली बताना जिन लोगों को पता है। चलो नहीं पता मतलब। कोविड में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स और लॉरी ड्राइवर्स ने अपनी जॉब्स को लूज कर दिया था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चल ही नहीं रही थी। उनको वो जॉब्स लूज होने की वजह से वो दूसरी तरफ चले गए थे। फिर जब कोविड के बाद डिमांड अपसाइड हुई और दोबारा से चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई तो यूके में ट्रक ड्राइवर्स और लॉरी ड्राइवर्स थे ही नहीं। बाकायदा उन्होंने अपनी आर्मी के सोल्जर्स को बिठा दिया था ट्रक चलाने के लिए, क्योंकि दुकानों के शेल्फ्स खाली हो गए थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं रहा था, डिलीवरीज हो नहीं रही थी, प्रोडक्ट्स ट्रांसमिट नहीं हो रहे थे। तो एक अच्छे स्टाफ का होना या जिस रिसोर्स को आप ढूंढ रहे हैं उस रिसोर्स का होना अपने आप में एक नेमत है। एक रिसोर्स का मिलना अपने आप में एक नेमत है, कैपेबिलिटी है बहुत बड़ी। सो बहरहाल ये वाली बात भी आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं कि कंपनी के पास एटलीस्ट टैलेंटेड स्टाफ है जिसको वो रिगार्ड करती है। फिर उसके बाद मिनिमम वेज इनके पास है, अच्छा पे करते हैं, कमिटमेंट, स्टाइल, लॉयल्टी, ये सारी चीजें ठीक है। एट द सेम टाइम आप जो है वो सपोर्टेड इंडस्ट्रीज में एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, रोड नेटवर्क्स एंड ट्रेन स्टेशन का। रोड नेटवर्क्स मौजूद हैं, ट्रेन स्टेशन मौजूद हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है ये स्ट्रांग है। अगर अच्छे रोड नेटवर्क एंड ट्रेन स्टेशन हैं तो लोग और आएंगे। ये टूरिज्म को सपोर्ट करता है, टूरिज्म होटलिंग को सपोर्ट करता है, तो इट्स एन इकोसिस्टम बेसिकली। रोड नेटवर्क्स अच्छे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो लोग टूरिज्म की तरफ मुतवज्जा होते हैं। और फिर अगर वो टूरिज्म के लिए आते हैं एज ए टूरिस्ट तो फिर वो होटलिंग की तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमने 12 इन चारों चीजों को यहाँ पे कवर किया। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं। बाकी तुम लोग फिर यहाँ पे और फैक्टर्स डाल सकते हो कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ में रही, बड़ा अच्छा कंपनी ने जो है वो ओवरऑल लेवल पे परफॉर्म किया, चीजें काफी हद तक बेहतर हुई, और जो है वो कंपनी हिस्टोरिकली एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है। ये सब बातें आगे जाके स्ट्रेंथ्स के अंदर आ सकती हैं या कंपनी की कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज के अंदर आ सकती हैं अगर ये सवाल उस एंगल से हम अटेम्प्ट करें। सो यहाँ पे बहरहाल ये हमारी ये बात जो है वो मुकम्मल होती है। किसी का कोई सवाल? एनीवन? जी भाई, किसी का कोई क्वेश्चन? चले, आई गेस इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। सो इस सेगमेंट में हमारा ये वाला सवाल मुकम्मल हुआ। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।